Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026. So it was a double-header in HBL PSL today. In the first game, Peshawar Zalmi secured a win by 5 wickets and another match won by Multan Sultan. But on the other hand, the PCB has also taken a major decision to avoid कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और वहाब रियाज और सरफराज अहमद को पीएसएल में काम करने से रोक दिया गया है। बोथ वर एसोसिएटेड विद कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम मैनेजमेंट। उधर मिसबाह उल हक की जानिब से भी एक लीगल नोटिस दिया गया है अहमद शहजाद को, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि मोर कंट्रोवर्सी इज कमिंग आउट। फॉर्मर जो रेड बॉल कोच थे पाकिस्तान टीम के यानी कि जेसन गिलेस्पी, उन्होंने भी एक यू टर्न ले लिया है एंड नाउ ही इज सेइंग ही हैव नो इश्यूज विद द पीसीबी मैनेजमेंट। तो ये क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है इन द स्टूडियोज। आई एम ज्वाइंड बाय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। असगर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके असगर, तो आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं मैच समरी पर। समहाउ ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन टेबल्स टर्न हो गए हैं। मुल्तान सुल्तान ने ये मैच 5 विकेट से जीत लिया है। अगेन चैम्पियन ने 40 रन से स्कोर किए हैं एंड इरशाद एंड शदाब 2-2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। सिमिलरली अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की, तो फिलिप ने भी 55 रन बनाए हैं एंड द कैप्टन एस्टन टर्नर ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट कैमियो, जहां उन्होंने 28 बॉल्स पर 43 रन से स्कोर किए हैं। एंड मोमिन कमर वाज फिनोमिनल क्योंकि सिर्फ 3 ओवर्स में 24 रन दे के 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। तो असगर से क्विकली मैं जान लेती हूँ कि असगर क्या लगता है, कल भी ये लग रहा था कि कोयटा जीत जाएगा लेकिन समहाउ वो नहीं जीत सके, और आज भी ऐसा लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता हुआ मैच हार लिया है। अब देखिए, यही तो क्रिकेट का असल हुस्न है। जहां आप रिलैक्स होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वहां दूसरी टीम फ़ायदा उठा जाती है, और आज दोनों मैचों में ऐसा ही हुआ है। क्योंकि पहला मैच भी हाई स्कोरिंग था और नहीं लग रहा था कि ये चेज नहीं लग रहा था कि ये चेज हो सकेगा, लेकिन आपने देखा कि 214 रन न सिर्फ चेज हुआ और अभी दूसरे मैच में भी हम ये देख रहे थे कि इस्लामाबाद मैच को निकाल सकता है और बड़े ही पुरसकून अंदाज से वो उसकी विनिंग की तरफ वो जा रहा था। लेकिन अचानक जो है खेल ने पांसा पलटा और फिर ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा जो इस्लामाबाद डिस्टर्ब हो गई और मुल्तान सुल्तान ने थ्रू आउट जो जाने के बाद जो है मैच को विन कर लिया है। तो दोनों टीमों ने 5-5 विकेटों से मैच को जीता है। और मैं यहाँ पर मोमिन कमर की ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मोमिन कमर ने जो बॉलिंग की है वो बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, और उस 19 साला स्पिनर में ये लग रहा है कि उसके अंदर बड़ा टैलेंट है, और अगर उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए और उसको पॉलिश किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा स्पिनर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन टीवी पे बैठ के भी तो आपको पता है ना कि ज़रा टैलेंट बताया जाता है, चाहे वो शादाब से मुताल्लिक हो, चाहे वो आमिर से मुताल्लिक हो, तो इस पर मैं आपकी तरफ आऊँगी। लेकिन अभी हमें दूसरे गेस्ट यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान, वेलकम टू द शो। एंड साथ ही मेरा आपसे सवाल भी है, क्या लगता है आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड आज क्यों लैग कर गए? शादाब बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? जी देखिए, आज बाकी में दोनों मैचेस बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आए हैं। वो अच्छी तगड़ी टीमें थी और पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का 5वां सबसे बड़ा रन जो है वो टारगेट चेज किया है। और ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, मुख्तलिफ बैटिंग्स बड़ी अच्छी देखने को मिली, और ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी ने जो रन चेज किए हैं 214, वो बड़ा जबरदस्त मुझे नजर आया है कि उनकी जानिब से बड़ी अच्छी बैटिंग जो है वो देखने। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा लैग कर रहा था पेशावर ज़ल्मी के पास। बाबर आजम भी बड़े अरसे से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। हारिस ने भी थोड़ा सा कमबैक किया है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के मैच की, तो उसमें भी मुल्तान सुल्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। जाहिर सी बात है कि मार्क शेपमैन ने जो है वो 40 रन किए हैं। इसके अलावा समीर मिनाज भी आज बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आए, बड़ी जल्दी आउट हो गए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई अच्छी बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन बहरहाल नौजवान है, उनके पास टाइम बहुत है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात रही कि एक भाई जो है वो बॉलिंग कर रहा था, एक भाई बैटिंग कर रहा था, दोनों अलग अलग टीमों में थे। तो ये भी एक अच्छा मंजर देखने को मिला। बहरहाल असगर भाई ने जो बात की है मोमिन कमर की, मैं कहता हूँ बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए,
3 खिलाड़ियों को आउट किया। बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस थी, बड़ी लाइन के अंदर उनकी बॉल नज़र आती है और बड़ा कंट्रोल नज़र आता है उनको अपनी बॉल के ऊपर। यकीनन ये भी दुरुस्त बात है कि अगर उनको सँभाल कर इस्तेमाल किया जाए, तो अच्छा हमारा असासा बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी और जो है सियासत की नज़र ना होवे, तो मेरा यही ख्याल है कि एक अच्छी एडिशन हमारे पास जो है स्पिनर्स की सूरत में आ सकता है। और बहरहाल उसके अलावा अगर हम बात करें, मोहम्मद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद नवाज और पीटर सिडल भी विकेट लेने में कामयाब रहे। लेकिन ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के तकरीबन 20 से 25 रन जो है वो शॉर्ट रहे। तो अगर ये 20-25 रन जो है वो थोड़ा-सा इज़ाफ़ा उनका होता, हालाँकि जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आगाज़ किया था, ऐसा लग रहा था कि लंबा-चौड़ा स्कोर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरते गए। ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था क्योंकि इससे पहले भी बड़ी थंपिंग किस्म की विक्ट्रीज हासिल कर चुके हैं, चैंपियंस भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं आ सकी जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था असकर। और हमने ये भी देखा ना कि मुल्तान सुल्तान्स का जो ओपनर है यानी कि फरहान, वो नाकाम हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मैच समहाउ जीत लिया। तो ये आप समझते हैं कि एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जो मुल्तान की टीम है वो रीऑर्गेनाइज हुई है इस बार। देखिए, मुल्तान को तो मैं इसलिए भी मुबारकबाद ज़्यादा दूंगा क्योंकि अली तरीन के बगैर वो जीते हैं। और अली तरीन के ने लास्ट सीजन में जिस तरीके से अपनी टीम पे क्रिटिसाइज किया था और बेजा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था, तो अब ये फ्रेश माइंड होकर नए फ्रेंचाइज के साथ, नए मालिक के साथ इनका नए सफ़र का ये आगाज़ है। तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान को थोड़ा टाइम मिले तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो आज परफॉर्मेंस रही है। और जाहिर है टीम में जो है इनकी क़यादत भी गैर मुल्की प्लेयर के हाथ में है, तो ये भी थोड़ा सा एक फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या मुल्तान अपनी माजी की गलतियों को उससे किस हद तक अपने आप को इस्लाह कर पाती है। क्योंकि मुल्तान एक ही बार टाइटल जीता है और जब मुल्तान सुल्तान की एंट्री हुई थी तो बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन जितनी अच्छी एंट्री हुई थी 10वें एडिशन में उतनी बैड लग रहा उनके साथ और उतने ही बुरे तरीके से वो इवेंट से बाहर हुए थे, जिस पर उनके फ्रेंचाइज चिरागपा हो गए थे और एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी पीसीबी और मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइजर के दरमियान। लेकिन खैर मुल्तान सुल्तान पहले मुल्तान से बाहर गई और फिर वापस मुल्तान में आ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा साउथ पंजाब वो पीएसएल में इन है और ये साउथ पंजाब की एक जान है, एक पहचान है मुल्तान, और हम सब की भी जान है। तो हम समझते हैं कि मुल्तान को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। लेकिन सारा यहाँ थोड़ा सा जो है मैं बात करूंगा, गुज़िश्ता रोज जो चेयरमैन पीसीबी एक फ्रेंचाइजर को लेकर घूमते रहे और सलमान नसीर भी साथ रहे और पूरे ग्राउंड में तकरीबन वो मूव करते रहे और कुछ तरह के सर और हिलाते रहे, बातें करते रहे, और उसके बाद जो है एक ट्वीट किया सलमान इकबाल ने, और फिर उस ट्वीट के बाद दीगर फ्रेंचाइजर भी मैदान में आ गए। तो अब जो है ऐसा लगता है कि यू टर्न लेने जा रहा है पीसीबी और शायद गवर्नमेंट को खुद इस बात को इस तरफ माइल करना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस इजाज़त दे दे और फ्रेंचाइजर की ज़बान ये उससे कहलवा रहे हैं कि जी क्राउड को मना करके हमने गलती की। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि पीसीबी को ये राइट नहीं कि वो क्राउड को मना कर दें, वो गवर्नमेंट नहीं है, ना वो गवर्नमेंट के पार्ट है। पीसीबी एक प्राइवेट इदारा है, उसको ये हक नहीं था। लेकिन पीसीबी के चूंकि चेयरमैन वजीर दाखिला है तो उस पोजीशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो है गवर्नमेंट के कहने पे या अपने ही कुछ तरजीहात की बुना पर उन्होंने मना किया, जो कि इशू पॉइंट अच्छा था कि डीजल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, लेकिन ईंधन बचाने के चक्कर में पूरे पीएसएल का ईंधन निकल गया। और जिसके बाद खुद इन्हें यह एहसास हुआ कि अशरफिया को तो हम रोक नहीं सक रहे, अशरफिया तो आ रहे हैं, अशरफिया के पासेस भी बन रहे हैं, उनको स्पेशल पास भी दिए जा रहे हैं, वो आके मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आम शहरी, आम क्राउड, आम शायकीन जो है वो स्टेडियम नहीं आ पा रहा। तो कल ये डेवलपमेंट हुई कि खुद पीसीबी, जो मेरे जराये कहते हैं कि पीसीबी ने ही फ्रेंचाइजर से कहा है कि आप थोड़ा सा जो है माहौल को गर्म करें ताकि फिर हम वजीर आजम से और चीफ साहब से बात करें तो कुछ मामला जो है यहाँ पे क्लियर हो और हम मैच में जो है क्राउड को इजाजत दें कि वो यहाँ आना शुरू हो जाए। लेकिन इंडिया का क्या बनेगा? धारा इंडिया ने तो पाकिस्तान की पैरवी करते हुए ये कह दिया कि 5 मैचों के बाद क्राउड का दाखिला बंद हो जाएगा। सेरेमनी भी नहीं की, हमें ही फॉलो करते हैं। अगर 5 मैचों के बाद पाकिस्तान ने इजाजत दे दी तो मोदी जी आप क्या करेंगे? आपके तो लोग भी अजीब है और आपको वो गुप्ता साहब तो यू टर्न ले रहे हैं। हम पे तनकीद कर रहे थे कि हमने मना करके इसलिए मना कर दिया कि हम पर टेररिज्म का इशू है, टेररिस्ट अटैक का इशू है। डिप्लोमेटिकली तो वो खुद ही फेल हो गए हैं। कहाँ उनकी डिप्लोमेसी, कहाँ हमारी डिप्लोमेसी जो कि फ्लरिश कर रही है इस
वक्त पाकिस्तान हेडलाइंस में है, तो यही सवाल मैं लेके चलती हूँ इमरान के पास। इमरान, आपको क्या लगता है कि इन द करंट सिनेरियो क्या ये एक अच्छा फैसला होगा कि स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड में आने की परमिशन मिल जाए, इसलिए क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स है ना वो भी क्राउड की एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनन जो भले इंटरनेशनल खिलाड़ी हो या हमारे अपने नेशनल स्टार्स हो, वो यकीनन देखिए क्राउड में जब ताली बजती है, जब शोर मचता है, जब नारे लगते हैं, तो जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अपनी भी जो है एनर्जी जो है उसका लेवल अलग हो जाता है। अब फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जब छक्का लगता है और चौका लगता है या विकेट गिरती है, तो उसके ऊपर जो क्राउड का एक शोर-शराबा और जो उसका हंगामा होता है, उसका अपना एक मज़ा होता है। आप हाँ, टीवी के ऊपर देखें, आप ग्राउंड के अंदर देखें या जो खिलाड़ी हैं, वो भी इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा मिस करते हैं। फिर ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी ज़राए बिल्कुल ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद 4 से 5 मैचेज़ के बाद ये मुमकिन है कि जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को जो है रिवर्स कर दे और जो शौकीन क्रिकेट है, उनका दाखिला एक बार फिर से जो है ग्राउंड में अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है ज़रा, आपसे भी मैं पूछूँगा और असगर भाई से भी पूछूँगा कि अगर शौकीन क्रिकेट का दाखिला वापस ग्राउंड्स में बहाल कर दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है, हम खुद इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर वो जो पेशावर का मैच जो है गया जो मुल्तान, पिंडी और बाकी फैसलाबाद से मैचेस गए, उनका क्या बनेगा? क्या वो फैसला भी रिवर्स हो सकता है? इसके बारे में असगर भाई से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उनके ज़राए क्या कहते हैं? कहीं ऐसी कोई कहानी है कि पेशावर का वो मैच वापस मिल सके या अगर ना मिल सके तो कोई नुमाइशी मैच, कोई ऐसी चीज़ हो, इसलिए कि पेशावर के लोगों ने हकीकतन बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इस क्रिकेट की वापसी का। बिल्कुल। और अगर ऐसा हो जाता है तो शायकीन के लिए ये विन विन से हो जाएगी, बिकॉज बल्कि हम ये कहेंगे कि शायकीन भी डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि इस तरह के मामलात होते रहते हैं और कहते हैं ना कि वो दाग और धब्बे लगते हैं, तो टेंशन नहीं लेना क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। तो कुछ दीगर बातें भी हम करेंगे और कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ने भी आज बड़ा ज़बरदस्त से परफॉर्म किया और इनफैक्ट बाबर आजम के और पेशावर ज़ल्मी के चर्चे कमेंट्री पैनल में भी हो रहे थे। तो क्या क्या कुछ इस मैच के दौरान हुआ, लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी फर्स्ट। तो अब तक का जो हाईएस्ट स्कोर था यानी कि 214, वो आज रावलपिंडीज की जानिब से स्कोर किया गया, बट पेशावर ज़ल्मी हैज चेज डाउन इट एंड दे स्कोर टू 18 रन्स ओवर 5 विकेट्स। बाबर आजम प्लेड अ स्मॉल कैमियो ऑफ 39 रन्स एंड मोहम्मद हारिस ऑल्सो स्कोर्ड 47 रन्स। जहाँ तक अली रज़ा की बात है, ही वॉज फिनोमिनल विद द बॉल और 42 रन दिए, थोड़े एक्सपेंसिव रहे लेकिन 2 विकेटें हासिल करने में भी कामयाब रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें रावलपिंडीज़ की, तो इमाद ने 2 विकेटें हासिल की और उनके जो बॉलर्स हैं यानी कि रिशाद, आसिफ एंड आमिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं और आमिर से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था बिकॉज एक ही विकेट उन्होंने लिया और 49 रन्स उन्होंने दिए हैं। तो असगर आपको क्या लगता है, क्योंकि आमिर का जो ध्यान है वो ज़्यादातर लगता है कि टीवी पे रहता है, लोगों को वो मशवरे दे रहे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल गेम खेलने की बात आती है तो फिर ये होता है कि 49 रन दे के 1 विकेट लेते हैं वो। देखिए ज़रा, आमिर जो है ना जबान के अच्छे खिलाड़ी हो गए। कभी वो ग्राउंड में अच्छे बॉलर थे, उनके आर्म अच्छा था, उनकी यॉर्कर अच्छी थी, उनके एग्रेसिव जो स्टाइल था वो बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो चैनल के होके रह गए और ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, खेलते अब उतना अच्छा नहीं है। हाँ। और आज के मैच में अगर मैं समझता हूँ कि जो ब्लंडर हुआ है ना वो आमिर से ही हुआ है। आमिर ने जो बॉलिंग की और ख़ासकर जो वो अपना चौथा ओवर कर रहे थे, तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि इस बॉलर को कब अकल आएगी कि उसने अपने डेथ ओवर को कैसे कराना है और उसके लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। उसने स्लो किया तो उसको जो है रन दिया, उसने शॉर्ट पिच किया तो उसने रन दिया, यॉर्कर उससे सही से हो नहीं रही थी। तो मेरा ख्याल है कि आमिर को अब एक फैसला करना चाहिए, या तो वो टीवी के हो जाए या फिर ग्राउंड में अपने आप को परफॉर्म करें। ज़्यादा इन दोनों चक्रों में मेरा ख्याल है कि वो अच्छा नहीं लगता फिर कि एक बंदा खुद अपनी परफॉर्मेंस देता नहीं और टीवी पे बैठ कर दूसरों पर तनकीद कर रहा होता है और दूसरों को मशवरे दे रहा होता है, खासकर बॉलर्स को। तो मैं समझता हूँ कि आमिर को अपने साथ इंसाफ करना चाहिए और वो फ्रेंचाइजर जो उसको पिक कर रहे हैं वो भी सोचें कि अब इस खोटे सिक्के को कब तक लेके चलेंगे। नए नौजवान को, किसी यंग टैलेंट को देखें, उस पर तकिया करें तो ज़्यादा अच्छा है। आमिर मेरा ख्याल है कि अब टीवी पे ही बेहतर रहेंगे।
ठीक है इमरान, आपको क्या लगता है कि वाकई में वो एक खोटा सिक्का ही रह गए हैं और अब सोचना चाहिए फ्रेंचाइजेस को भी कि उनको जरा साइड करें, क्योंकि उनको तो इंस्पिरेशन होना चाहिए था ना यंगस्टर्स के लिए, ना कि वो 4 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट हासिल करें। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि जब आप फिर उसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये होता है कि आप खुद उसको परफॉर्म करके दिखाएं। जब आप परफॉर्म करके दिखाते हैं फिर आपको मशवरा देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपको फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्म अच्छा नहीं करते फिर टीवी पर बैठ के दूसरों को मशवरा देते ऐसे करो ऐसे ना करो, शाहीन यूं कर रहा है, नसीम यूं कर रहा है, उसको खुद ये सोचना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहा है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो बॉलर थे आज इसके रावलपिंडीज के, इन्होंने बड़े ठीक ठाक जो है वो रन दिए हैं। अच्छा, उसमें भी बड़ी चीज ये भी थी कि फिर पेशावर जलमी की बैटिंग चल गई और उन्होंने पांचवा पाकिस्तान सुपर लीग का जो पांचवा हाईएस्ट रन चेज किया है 214 रन का। और लेकिन अगर हम नसीम शाह को देखें तो उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए हैं। इसी तरह से आमिर ने 4 ओवर में 49 रन दिए, एक विकेट ली है। और इससे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जो बॉलिंग लाइन का जो फास्ट बॉलिंग का जो स्पेल था इस बॉलिंग लाइनअप का, उसने 145 रन दिए हैं। स्पिनर ने 72 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। और जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने तीनों ने मिलकर 145 रन दिए हैं और सिर्फ 3 विकेटें हासिल करने में हम्म। कामयाब रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप इस किस्म की बॉलिंग करते हैं तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है मैच को बचाना, मैच में वापस आना। और फिर सबसे अहम चीज ये है कि जैसे अजहर भाई ने कहा कि एग्रेशन भी है उनकी गेम में और वो जो लोग पसंद करते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब उनकी गेम में या उनकी बॉलिंग में सिर्फ एग्रेशन रह गया है, उनकी लाइन एंड लेंथ भी वैसी नहीं रही है। फिर उन्होंने तकरीबन अपने 6 से 7 फुल टॉस बॉलें की है। ये फुल टॉस बॉल करना बैट्समैन के सामने, फिर खासतौर पर डेथ ओवर में उन्होंने एक जो की है जिसके ऊपर उनको छक्का लगा है और जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें उनको खुद देखने की जरूरत है, उनको नेट प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस करना चाहिए, नेट पे ज्यादा टाइम देना चाहिए बजाय इसके कि वो टीवी पर टाइम दे, दूसरों को मशवरे दे। सही। उन मशवरों का 50% भी अगर वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करे तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन उनके जो डिजास्टर्स ओवर्स है ना, उनकी मैं कहूँगी जो फहरिस्त है वो काफ़ी तवील है, क्योंकि यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर था, वो तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। फिर कोयटा की टीम को हराने वाले भी गालिबन आमिर थे, क्योंकि लास्ट सीजन में इन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया था। तो ये स्टैट्स हैं मोहम्मद आमिर के, लेकिन जब वो टीवी पर बैठते हैं तो लंबे लंबे भाषण देते हैं और जो यंगस्टर हैं उनको सिखा रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं बेसिकली, स्लॉगर बोल देते हैं अभिषेक शर्मा को, और ये सिखा रहे होते हैं कि बैट पकड़ा कैसे जाता है। जी असगर। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि राशिद भाई और अहमद शहजाद बजाय दूसरों को टीवी पे बोल के मशवरा दें या कोई ऐसी चीज़ करें, वो अपने कुलिक पे ही सारी तवज्जो दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ आमिर बैठे होते हैं। तो बजाय ये कि इधर उधर जाएं और लोगों को मशवरा दें या किसी के पॉइंट को पिक करें कि जनाब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके दरमियान आपके साथ बैठा हुआ है, उसको पहले एक तरफ ले जाएं कि आया उसने क्रिकेट खेलनी है या उसे टीवी पे बैठ के सिर्फ बातें बनाना है। अगर वो टीवी पे बैठकर जो है बातें बनाते हैं तो फिर क्रिकेट से उसको मशवरा दें, उसको समझाएं। और राशिद भाई आपकी बात तो वो मानता भी है, तो मेरा और एक बड़े भी हैं आप, तो आपकी बात वो बिल्कुल मानेगा। तो मेरा ख्याल है कि राशिद भाई आप आमिर को मशवरा दें कि वो एक चूज़ कर ले। वैसे तो क्रिकेट की उम्र उसकी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी अगर वो बजिद है कि उससे खेलना है तो फिर उसको क्रिकेट खेलने तो टीवी से हटा दें और पूरी तवज्जो रखें। और जो मेरे भाई कह रहे हैं जही, तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि नेट पर टाइम दें, नेट पे रहें बजाय ये कि चैनल पे बैठे। तो ठीक है, यानी कि असगर ने तो दर्दमंदाना किस्म की अपील कर दी है राशिद भाई से कि जरा नजर सानी कर लें वो। ये बताइएगा मुझे इमरान के, चले आमिर के हटके हम कुछ बात कर लेते हैं, नसीम शाह को क्या हो गया है? क्या वो नोटिस का बड़ा प्रेशर हो गया है? क्योंकि 55 रन उन्होंने आज दिया फिर भी विकेटलेस रहे हैं वो। यकीनन देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जो भी ट्वीट किया था या जो भी उनका एक बयान था, मेरा नहीं ख्याल कि खिलाड़ियों को इस किस्म की सियासी गुफ्तगू में जाना चाहिए या सियासी उनका जो है वो अपने सोशल मीडिया को सियासी कंटेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो खिलाड़ी है, किसी खिलाड़ी के हवाले से वो बात करे, किसी प्लेयर के हवाले से वो बात करे, किसी दूसरे टीम के या किसी दूसरे मुल्क के खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें या अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें या पीएसएल के हवाले से बात करें, मेरे ख्याल से लोग उनको सुनना चाहते हैं उस हवाले से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बजाय इसके आप एक प्राइम मिनिस्टर या इसके चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, देखिए हर चीज का अपना एक तरीकेकार होता है।
नसीम शाह को ये क्यों भूल जाता है कि वो खुद जब ट्रैवल करते हैं तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अकेले गाड़ी में जाते हैं या वो इश्तिहार की तरह जैसे वो अकेले गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर, इस तरह तो नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको उनके प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड में देखना चाहिए और वो देखना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खिलाड़ियों को कोई भी हो, चाहे वो, मैं नसीम शाह का जिक्र नहीं कर रहा, मैं किसी का भी, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सिर्फ अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करनी चाहिए। अगर उन्होंने अपने कैरियर को आगे लेकर चलना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी टीम के लिए कुछ करना है, तो मेरा ख्याल है कि उनको सिर्फ अपने क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इस बात से उनको क्या फर्क पड़ता है कि वो कितने क्राउड के साथ आई है या कितने प्रोटोकॉल के साथ आई है। वो चीफ मिनिस्टर है, जाहिर सी बात है उनका प्रोटोकॉल अलग हुआ, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल अलग होता है, गवर्नर का प्रोटोकॉल अलग होता है, सबके प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं। अब इन सारी चीजों को आप क्यों उसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपका क्या मकसद बनता है, या आपको किसी ने बताया है या बोला है या कहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों में खिलाड़ियों को करना चाहिए, उनको अपने गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, वो उन तमाम खिलाड़ियों को, अगर वो इस तरीके से एक्शन नहीं लेगा, नोटिस नहीं देगा, तो फिर इस तरह से हर खिलाड़ी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहेगा। तो मेरा ये ख्याल है, मैं फिर एक बार इस बात को दोहराऊंगा एक बार, कि खिलाड़ियों को सिर्फ अपने क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, इन चीजों में पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है। और आई थिंक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जब भी इंटरेक्शन करते हैं तो ज़रा मोहतात भी रहना चाहिए, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी। असगर, आपको क्या लगता है कितना प्रेशर है इस वक्त नसीम पर? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि वो आज का मैच खेलना नहीं चाहते थे, बट मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, एज पर स्केड्यूल आपको ये मैच खेलना है। नहीं, अगर वो खेलना नहीं चाहते थे तो वो अपने साथ गलत कर रहे थे, वो उन चीज़ों को तक़वियत दे रहे थे जो उनके अगेंस्ट मूव हो रही हैं। मेरा ख्याल है वो मैनेजमेंट का अच्छा फैसला था। और जब प्लेयर खेल के साथ सियासत में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। यही दबाव, यही प्रेशर आज नसीम पे था और नसीम से वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी और एक 55 रन उसने दिए, जो कि बड़ा मार्जिन है। और मैं समझता हूँ कितना महंगा बॉलर साबित नहीं होना चाहिए था उनको, उनके अंदर स्किल्स हैं, वो कम रन दे सकते थे। लेकिन जब जहन एक दफ़ा फोकस ना हो और जब दबाव हो तो फिर इस तरह की सूरत हाल का सामना तो होता है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। और इसीलिए जो है हम सब ये कहते हैं कि खेल को आउटसाइड द फील्ड क्या हो रहा है, क्रिकेट के बाहर क्या सूरत हाल है, उससे उनको कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। उनका तमाम तर फोकस अपने गेम पे होना चाहिए, अपने खेल पे होना चाहिए, और जिस इवेंट में वो हैं उसको एंजॉय करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। उसके लिए अदर साइड बहुत सारे लोग हैं, वो उस पर बात कर लेंगे। अब देखना ये है कि उनका जवाब क्या हो जाता है और पीसीबी उस पर क्या फैसला करता है। उनका फ्यूचर जो है इस वक्त बिल्कुल उस पर सवालिया निशान तो है। बिल्कुल, फ्यूचर के ऊपर सवालिया निशान तो है। लेकिन जनाब, एक शुरू हो गई है कि एशिया का किंग कौन है, क्योंकि एक बार फिर से विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन शुरू हो गया है, बिकॉज आईपीएल एंड पीएसएल की विंडो एक साथ है। एंड मजे की बात यह है कि दोनों का मैच आज ही हुआ है, तो इस पर भी कुछ बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू नाब। सो हु इज़ द रियल किंग, इज इट बाबर आजम और विराट कोहली? क्योंकि बाबर आजम बनाते हैं गालिबन 39 रन्स ऑन 28 बॉल्स, लेकिन वहीं विराट कोहली स्कोर कर देते हैं 69 नॉट आउट ऑन 38 बॉल्स। लेकिन असगर, रमीज राजा तो फिर भी कसीदे पढ़ रहे होते हैं बाबर आजम के, ज़मीन आसमान की कलाबे मिला देते हैं उनकी तारीफों में। देखिए, रमीज और बाबर का रिश्ता ना कुछ अजीब सही है, और वो रिश्ता अभी से नहीं है। जब रमीज चेयरमैन पीसीबी थे जब से ही उनका ये रिश्ता है, और उनका बस नहीं चलता है कि जब बाबर क्रीज पे आए तो रमीज जो है खुद क्रीज पे जाके बैठ जाएं या एम्पायर की जगह खुद खड़े होकर उसका दीदार करते रहे। आज कुछ ऐसे ही उन्होंने किया। मैं खुद देख रहा था, सुन भी रहा था कि रमीज राजा ने बाबर से जब इंटरव्यू किया एज ए कैप्टन, तो उनसे कहा कि भाई बाबर बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, आज तो बड़े फॉर्म में थे और बहुत अच्छी बैटिंग की आपने। अब अच्छी बैटिंग क्या थी? 39 रन, 24 बॉल, 130 स्ट्राइक रेट। अब आप बात कर रही हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली 39 बॉल्स, 69 रन, स्ट्राइक रेट 180 प्लस। तो अब बताएं मुझे कि मैं यहाँ बाबर की बात करूं या विराट कोहली की बात करूं? तो ये तो रमीज को सोचना चाहिए ना कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा लेजेंड, दुनिया भर में मैदान में वो जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। पहले वो खेल के कर रहे थे, अब वो कमेंट्री के जरिए कर रहे हैं, अब वो एज ए मेज़बान कर रहे हैं। तो कुछ तो अकल से काम करें, कुछ तो सोचें कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या सुनने वाले अंधे बहरे हैं, क्या हैं? क्या उनके पास शऊर नहीं है, अकल नहीं है? क्या उनको नहीं मालूम कि 130 स्ट्राइक रेट और 24 बॉलों पे 39 रन के क्या मायने होते हैं, और जब 69 रन और 39 बॉलों पे क्या मायने रखती हैं? तो क्या लोग उसको शऊर ही नहीं है, बिल्कुल सुन गुन हो गए, सुमुन बुकुन हो गए, क्या हो गए आखिर? तो भाई रमीज भाई, खुदा के वास्ते आवाम से खेलना छोड़ दें,
क्रिकेट से खेलना छोड़ दें, जो आपका काम है ना प्रोफेशनली, आपसे प्रोफेशनली काम क्या करें। हाँ। इस तरह की कासालिसी करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बाबर, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगर इसके पास से कमर्शियल हट गए तो इसका T20 में कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। सही। इमरान, आपको क्या लगता है, क्या रमीज रजा बाबर आजम की झूठी तारीफें करते हैं? देखिए, झूठी तारीफें तो खैर मैं नहीं कह सकता कि करते हैं, लेकिन 12 तारीफें तो बहुत, जिस तरह के असल में बता रहे, मैं भी सुन रहा था, बहुत ज्यादा उनकी तारीफें कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का एक स्टार तो है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात पर हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करते हैं। देखिए, 2024 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने T20 के से जो है रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन आज भी उनका आप गेम देखें, आप विराट कोहली की गेम देखें, 38 बॉल्स के ऊपर 69 रन, 5 चौके 5 छक्के, यानी कमाल की उसकी बैटिंग थी। वो आज भी T20, हालांकि इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले चुका है T20 से, लेकिन आज भी वो T20 खेल रहा है तो कमाल बैटिंग करता है। बाबर आजम को हम पिछले कई साल से मिस कर रहे हैं कि वो उनसे T20 में इस तरह की परफॉर्मेंस हम देखें कि जिस किस्म की वो परफॉर्मेंस किसी जमाने में किया करते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उनको अपनी बैटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है, और या फिर इस बात को फाइनली डिसाइड। अच्छा इमरान, ये बताइएगा ना कि T20 इनकी जारी रखें? परफॉर्मेंस पर तो क्या ही बात की जाए, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन ही है इनकी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि आकिब जावेद तो पहले ही कह चुके हैं कि बाबर आजम फिट नहीं है। फिट नहीं है, और उसके बावजूद अगर वो खेल रहे, देखिए आकिब जावेद की बातों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने फखर जमान को बाहर बिठा के रखा हुआ था इसलिए कि वो फिट नहीं थे। उसी फखर जमान ने पेशावर में जो नेशनल T20 कप हुआ था उसके अंदर जो कैच लिया है, वो मेरे ख्याल से वो जो मोस्ट फिटेस्ट खिलाड़ी होगा वो भी इतना अच्छा कैच नहीं ले सकता जिस तरीके से फखर जमान ने लिया था। और फिर फखर जमान ने अपनी बैटिंग से भी जवाब दे दिया। 50 रन उन्होंने स्कोर किए, 50 उन्होंने स्कोर किए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आकिब जावेद किस ज़हन के साथ सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। जिस खिलाड़ी की जिस फॉर्मेट में जगह बनती है, हाँ। उसको उसी फॉर्मेट में नहीं खिलाया जाता, और जिस फॉर्मेट में उसकी जगह नहीं बनती, उस फॉर्मेट में उसको खिलाया भी जाता है, बल्कि कभी-कभी तो कप्तान भी बना दिया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये तो बड़ा अलमिया है ना कि ओडीआई के प्लेयर्स T20 में खेलते हैं और T20 के प्लेयर्स ओडीआई में खेलते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से पीसीबी कुछ एक्शंस लेने लगा है, और पीसीबी ने आज कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं, जहां पर ना सिर्फ सरफराज अहमद बल्कि वहाब रियाज को भी टीम मैनेजमेंट से PSL से दूर कर दिया गया है। तो असगर पहले सरफराज कोयटा से एसोसिएटेड थे, खेला करते थे, फिर मेंटोरशिप में आए हैं, और अब तो PSL से ही बाहर हो गए हैं। क्या रूल्स पहले से नहीं बनाए जाते, एकदम एक मैच के बाद ख्याल आ जाता है कि रूल्स को फॉलो होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए। इस फैसले को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। ये जो कॉमन इंटरेस्ट का मामला होता है ना, इससे अब बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और पीसीबी ने अब ये फैसला अगर ले ही लिया है तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी सख्ती के साथ इसकी पाबंदी करे, और फिर किसी के लिए लूज कॉर्नर ना छोड़े, क्योंकि चहीते आ जाते हैं तो लूज कॉर्नर छोड़ दिया जाता है। वैसे तो वहाब रियाज भी चेयरमैन साहब के चहीतों में उनका शुमार होता है, वुमेन टीम के मेंटोर भी हैं वो, और पस पर्दा हेड कोच की जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से सरफराज जो है मेंटोर भी रहे हैं और अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। इसका नुकसान कोयटा को तो ज़रूर है, क्योंकि डग आउट में दोनों मौजूद नहीं है, लेकिन ये दोनों पस पर्दा रहकर मशवरे दे सकते हैं, बता सकते हैं, पिक्चर पे ना आए, वो अपना रोल अदा करते रहें, लेकिन दूसरे तरीके से थोड़ा सा फासला रख के। लेकिन मैं पीसीबी के इस फैसले को सेकंड करूंगा। मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए, इस पे अब कायम रहना चाहिए और सबके लिए यही रूल होना चाहिए। अच्छा इमरान, आपके पास इनसाइट्स क्या हैं? क्या कुछ मजीद भी नाम हैं जिनके लिए ऐसा फैसला मुतवक्के हो सकता है? देखिए, अब ये है, इस बात का इम्कान है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि अजहर भाई ने बताया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाब रियाज बड़े चहेते हुआ करते थे और अभी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके हवाले से ये फैसला किया जा सकता है, सरफराज अहमद के हवाले से ये फैसला किया जा सकता है, तो कुछ और नाम भी यकीनन आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे और स्क्रीन पर भी आएंगे, मीडिया पर भी आएंगे, कि जिनको उनके असल काम से या उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं उनसे उनको जो है वो निकाला जाएगा, या उनको जो है थोड़ी देर के लिए रुख्सत दी जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटरेस्ट का, जब आप एक ही जगह पर बैठ के काम कर रहे हो, फिर आप किसी एक टीम के साथ भी बैठ के जो है वो मुख्तलिफ जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए, और फिर वो जिम्मेदारी निभाते हुए जाहिर सी बात है कोई ना कोई कहीं ना कहीं
इंटरेस्ट तो जरूर जो है वो आप किसी अच्छा न इमरान, किसी सॉरी टू हवाले से कट यू ऑफ, फेवर थोड़ी करते वक्त की हैं। किल्लत का मुझे सामना है। कल बड़ा मैच भी है, लाहौर वर्सेस कराची एंड कोयटा क्या भी मैच है वर्सेस हैदराबाद। तो क्विकली मेरी प्रेडिक्शंस बता दीजिएगा आप कि किसको आपको लगता है कि जीतने वाली हैं टीम्स। देखिए, हैदराबाद का तो मुझे चांस इसलिए नहीं लग रहा कि हैदराबाद की टीम ने पहले मैच में बड़ा मायूस किया है। उसमें जितने अच्छे नाम थे, तो मेरा ये ख्याल था कि उसमें बड़ा उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। कोयटा मेरे ख्याल से कल जीतेगा, और साथ में लाहौर ने तो पहले मैच में जितनी शानदार परफॉर्मेंस किया, मेरा ख्याल से लाहौर के उनका मोराल बुलंद है और उनकी जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा जेल है। तो मेरा ये ख्याल है कि कल कोयटा, लाहौर और कोयटा दोनों जीतेगी। ठीक है, यानी कि लाहौर और कराची अपने मैचेस जीते हुए हैं असगर, और कोयटा और हैदराबाद दोनों अपने मैचेस हारे हुए हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? लाहौर, कोयटा। लाहौर एंड कोयटा। और क्या लगता है आपको, शर्जील कल खेलना है? बिकॉज प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। खिलाना चाहिए मेरा ख्याल है शर्जील को, और खुद एहसास हो गया होगा हैदराबाद को कि उन्होंने गलती की है, मिसिंग हुई है। एक तो वो शर्जील को खिलाएं और उसको पूरा मौका दें, और दूसरा अपने कलर जो किट है उस पर भी तवज्जो दें। ऐसा नहीं हो एक बार फिर पिंक बॉल से मैच खेलना पड़े। अच्छा इमरान, क्या आपको नजर आ रहे हैं शर्जील कल? शर्जील को बिल्कुल खेलना चाहिए जी। शर्जील एक बड़े शानदार, बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं। पावर प्ले का जितना अच्छा इस्तेमाल शर्जील करते हैं, शायद ही हमारे जो यंगस्टर्स हैं या और जो खिलाड़ी हैं उनमें से कोई कर सके। तो शर्जील को अगर खिलाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से हैदराबाद बड़ी अच्छी फाइट करेगा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, जेसन गिस्पी के लिए क्या कहेंगे? बिकॉज वो कह रहे हैं कि पीसीबी से तो कोई मसला नहीं है, मामला तय पा गए हैं। उनका मसला तो यार पहले भी नहीं था, उनका मसला तो आकिब जावेद से था और है। हाँ। और वो आकिब जावेद को आराम कर लें तो बाकी चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। इमरान जल्दी से बताइएगा आप भी। मेरे ख्याल कि उनका पहले भी कोई मसला था, ठीक कह रहे हैं असगर भाई। और अभी भी अगर आकिब जावेद भाई के साथ उनके मामला बेहतर हो जाते तो हो सकता है कि वो फिर वापस अपनी जॉब पर आ जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको मौका देना चाहिए, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस जब ये कोच थे तब भी उनकी जो है चलिए जी, पाकिस्तान की देखते हैं टीम कि में किसको इतना मौका एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलता है फॉर्म और नहीं। किसको मौका नहीं मिलता है। लेकिन बात के ऊपर एक दाग तो लग गया है, और वो दाग है पिंक बॉल का। लेकिन दागों से क्या घबराना, बिकॉज सर्फ एक्सेल है ना। मेरे साथ मौजूद थे स्टूडियोज में असगर अजीम और इमरान यूसुफ। से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे मेरी मुलाकात सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।